नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर महेश जोशी। आज की तारीख में जो हमारे सामने तथ्य हैं, जो एविडेंस है, इसके बेसिस पर बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। सबसे पहली बात है कि क्या एसिम्प्टोमेटिक पीपल बी ऑल्सो कैरियर्स? जी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज तमाम दुनिया के सामने। आपको कोई लक्षण नहीं है, क्या आप फिर भी कैरियर हो सकते हैं? जी हाँ। तो हमें ये जानना है कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं, इनमें हु इज एट हाई रिस्क ऑफ कैरिंग दिस, हु इज एट लो रिस्क ऑफ कैरिंग दिस। मान लीजिए आप अगर फॉरेन ट्रैवल करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क कैटेगरी में होंगे, डिस्पाइट कि आपको आज कोई सिम्टम्स नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 2 दिन से लेके 14-15 दिन तक आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ जो की गई हैं वो ये बताती है कि शायद ये 19 से 23 दिन तक भी हो सकता है। आप विदाउट एनी सिम्टम्स, किसी भी लक्षण के बगैर, यू माइट बी कैरिंग कोरोना वायरस। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों में हमें ये देखना है कि रिस्क कितना है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करके आ रहे हैं, इफ़ यू आर एक्सपोज टू समबडी हु इज़ हैविंग बीन सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड एज कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो ये सबसे हाई रिस्क कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक लोग। तो इन्हें तुरंत आइसोलेशन में जाना चाहिए, पेंडिंग द टेस्ट, खुद को आइसोलेट करना चाहिए और जैसे ही फर्स्ट सिम्टम्स आए अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी वे टू गेट टेस्टेड इफ आई डू नॉट हैव ट्रैवल हिस्ट्री एक्सेट्रा? ये सवाल सारे देशवासियों के सामने है इस वक्त कि क्यों ना हर किसी का टेस्ट किया जाए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत एक छोटा देश नहीं है, बहुत ज़्यादा आबादी है और इतनी भारी मात्रा में टेस्टिंग करना ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी बात, कोई भी टेस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं, दैट टेस्ट इज़ यूजुअली डन to first identify people who are at highest risk, then people who are at intermediate risk, and then people who are at low risk. तो ऐसे में अब तक सरकार की ये कोशिश रही है कि जो टेस्ट किट्स हैं जो अवेलेबल हैं वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो सेग्रीगेट किए गए हैं बेसिस जो उनके सिम्टम्स हैं या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या उनकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ हो, एस्थमा हो, एल्डरली हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हाई रिस्क, लो रिस्क या इंटरमीडिएट कैटेगरी बनाया गया है। अब तक जो टेस्टिंग किया जा रहा है वो इस दिशा में रहा है कि हाई रिस्क लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनका डायग्नोसिस एस्टेब्लिश किया जाए। पिछले 2-3 दिनों में डेवलपमेंट ये हुई है कि और प्राइवेट लैब्स को एक्रेडिट किया है गवर्नमेंट ने टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन इसमें भी रिकमेंडेशन आज की तारीख में ये है कि आपके सिम्टम्स, साइंस और रिस्क कैटेगरी के बेसिस पर ही आपको टेस्ट रिकमेंड किया जाएगा और फिर ये टेस्ट किया जाए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द नोडल सेंटर्स आपके लक्षण, आपकी रिस्क कैटेगरी के बेसिस पर आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको टेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तब जाकर आपका ये टेस्टिंग वहाँ पर हो पाएगा। और यही क्राइटेरिया प्राइवेट लैब्स में भी रहेगा। अगला सवाल है, कैन इट स्प्रेड थ्रू वाटर और ईटेबल्स और अमेजॉन और बिग बास्केट पैकेजेस? सबसे पहली बात, ये पानी और खाने से नहीं फैलता,
लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी के हैंडलिंग और खाने के जो पदार्थ हैं, फल फ्रूट हैं, इनके हैंडलिंग में ह्यूमन कांटेक्ट आने से देयर इज ए रिस्क। अगर ऐसे किसी व्यक्ति जिसको शायद अभी सिम्टम्स ना हो लेकिन एक्सपोजर रहा हो, अगर ऐसे व्यक्ति से इसका हैंडलिंग हुआ है तो हो सकता है इसके सरफेस पर ये रिस्क हमेशा बना रहेगा। सो द गोल्डन रूल इज एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी टचिंग और ईटिंग, just make sure it is cleaned and cleaned appropriately. जहाँ तक ऑनलाइन की गई ऑर्डर्स हैं, उनके जो बॉक्सेस हैं, और ये सवाल सबसे पहले उठा था क्योंकि चाइना में अमेज़ॉन से लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे फैलता तो नहीं है। इसमें भी वही चीज़ एप्लीकेबल है कि एज सच अगर इसमें हैंडलिंग रहेगा, ह्यूमन इंटरफेस रहेगा, तो रिस्क हमेशा बना रहेगा। अब वो रिस्क आप नहीं कम कर सकते, आपके हाथ में है अपनी ओर से रिस्क कम करना। तो अगर पार्सल आ रहा है तो जस्ट मेक श्योर दैट आप उसको अगर हो सके तो एटलीस्ट प्लास्टिक ग्लव्स से पहनकर आप उसे खोलिए, या घर के बाहर उसको खोलिए, डोंट ओपन इट इनसाइड, या उसको एक बार क्लीन कर लीजिए, एटलीस्ट डस्ट कर लीजिए बाहर, घर के अंदर नहीं, और फिर खोलिए और उसको ठीक से डिस्पोज करिए। रिस्क हैंडलर से आएगा, बॉक्स से नहीं आएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अगला सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग फॉर हाउ लॉन्ग, और ये सवाल सारी दुनिया के लोगों के मन में है कि ये भाई कब तक चलेगा इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, आज से 3 महीने पहले कोरोना वायरस के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं था, इस पर बहुत लिमिटेड रिसर्च था, और इन 3 महीनों में बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारे ज्ञानी लोग आ गए हैं। लेकिन जो तथ्य हैं वो आज बहुत सीमित डेटा पर आधारित है, और इसके बेसिस पर जो मॉडलिंग किया गया है वो ये प्रेडिक्ट करता है कि जैसे यूरोप है, चाइना है, कि कम से कम 12 से 18 महीने तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब में इसका उत्तर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज प्रॉबेबली द न्यू नॉर्मल। हमारा ह्यूमन बिहेवियर अब चेंज होगा। कहते हैं ना कि फासले बढ़ाने पड़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, और कम से कम ये मान के चलिए कि 1 साल तो ये बिहेवियर हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेल्फ डिटरमाइन फ्लू वर्सेस कोरोना सिम्टम्स इंडिपेंडेंटली। द सिंपल आंसर इज यू कैनॉट। ओके, क्योंकि कोरोना के सारे सिम्टम्स एग्जैक्टली एक नॉर्मल फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कमज़ोरी, थकान, बुखार, ज़ुकाम, ड्राई कॉफ और लेटर ऑन सांस में तकलीफ होना। हाँ, एक और सिम्टम जो अभी काफ़ी प्रोमिनेंस में आ रहा है वो है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, मतलब कि पेट से लेकर जैसे लूज मोशंस, डायरिया होना, ये भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम इसमें अभी पाया जा रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कोरोना वायरस वर्सेस फ्लू, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको ये कैटेगराइज करना है कि अगर आपको ये सिम्टम है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में हैं
इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी है या हाई रिस्क कैटेगरी। तो मान लीजिए अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम है और आपने विदेश यात्रा की हुई है हाल में 4, 6, 8 हफ्ते पहले, तो इमीडिएटली आज के सिनेरियो को देखते हुए आप हाई रिस्क कैटेगरी में जाएंगे। मान लीजिए कि आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं और आपके घर में somebody had come from abroad and stayed with you couple of weeks ago, again you will fall into high risk category of having this infection. लेकिन अगर आप यंग है, हेल्दी है, आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया, आपका किसी को एक्सपोजर नहीं है, आपको कोई ऐसी सीरियस सिम्टम्स नहीं है जैसे सांस में तकलीफ लेना वगैरह, तो यू विल फॉल इनटू माइल्ड रिस्क कैटेगरी। अभी ऑनलाइन कुछ अच्छे टूल्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। सो यू कैन लुक फॉर दोज थिंग्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है नैनो हेल्थ, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑनलाइन फॉर्म डेवलप किया है, आप उसको फिल करिए, वो तुरंत आपका रिस्क कैटेगरी बताएंगे और आपको बेसिक एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। How ready is public healthcare system to handle this problem? Whether it is India, whether it is China, whether it is Europe, whether it is America, the existing healthcare systems never ever anticipated this kind of a viral pandemic. Let's get this very clearly. आज दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम इसके लिए बनाया ही नहीं गया। तो हमें यह जानना चाहिए कि हेल्थ केयर सिस्टम के अलावा जो चीज़ें हैं, अगर हम वो सही करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इसके मायने क्या है? अगर आप देखेंगे कि 100 लोगों में से 80% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, 20% लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन कोविड इन्फेक्शन। हमें एक सरल गोल आके रखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सिर्फ इन 20% हाई रिस्क कैटेगरी लोगों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी 80% जो लोग हैं उन्हें हमें हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम के बाहर केयर करना चाहिए। हमारे सामने चैलेंज ये है कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम ट्रांजिशन केयर बहुत कम है। दूसरा, हमारा जो कल्चर है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल सेफ्टी, कम्युनिटी सेफ्टी, ये थोड़ा सा आई वुड से लेस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर मेरी माने तो हमें बहुत कुछ काम करना है बियॉन्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम टू फाइट विद दिस पैंडमिक। और ये सारी चीज़ें हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के हाथों में हैं। सरकारें अपना काम करेगी, ये बहुत बड़ा कार्य है उनके आंखों के सामने, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर इसको हमें कॉम्बैट करना है। अगला सवाल है, शुड आई स्टॉप ऑल आउटडोर एक्टिविटी? आर ट्रेन सेफ एट द करंट टाइम? लॉजिक आपको ये कहेगा कि आउटडोर इज सेफ, राइट? लेकिन जब आपके आसपास इतना कुछ इन्फेक्शन फैला हुआ है तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि किसे आउटडोर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट वी कैन सेपरेट दैट। तो आज का सिनेरियो देखते हुए, क्योंकि काफ़ी रिस्क है बाहर, तो जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे एल्डरली है, ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर हैं, जैसे स्टेरॉइड्स होता है या एंटी कैंसर ड्रग,
जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कैंसर, जिससे शरीर की इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर कम होती है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो जितना इंडोर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। हाँ, जहाँ इंडोर है हो सके तो सर्कुलेशन ऑफ एयर इफ इट इज़ बेटर एंड प्योर इट विल बी गुड। और ऐसे लोगों के लिए अगर आप एयर प्यूरिफायर लगाएं घर में, इट विल बी बेटर। अगर आप यंग, स्वस्थ और हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन डोंट गो एट क्राउडेड पार्क्स। और अगर आप पार्क वगैरह में जाते भी हैं तो कोशिश यही रहना चाहिए कि ह्यूमन टू ह्यूमन डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 to 6 feet बनाए रखें। दूसरा, do not touch anything anywhere. Be careful when you are sitting down on a bench, when you are trying to meet a friend. If suppose you have an entry exit at the park, whether you are handling currency or if there is a biometric or anything, just be very, very careful. You never know from where this infection will come out. Trains safe हैं? I think by now you realize कि it is not going to be safe at all। आज की हालत में कोई भी ऐसी चीज़ जो बंद हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक क्लोज कांटेक्ट में रहते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेफ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सामने वाले को इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन आई फॉलो टू रिड्यूस फेटेलिटी? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी बात यह है कि 80% लोगों में फेटेलिटी नहीं होगी, तो हमें उन पर नहीं फोकस करना चाहिए। नॉर्मली ये जब फियर और एंजाइटी और पैनिक होता है तो यूजुअली ये जो 80% होते हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इनमें पैनिक और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली अटेंशन इन पर कम देकर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एट रिस्क पॉपुलेशन कौन है, और उन्हें जल्द से जल्द before conditions deteriorate, we have to get them to a better facility, get a better established diagnosis and start whatever supportive treatment is needed early. तो ऐसा कौन सा तबका है जिस पर हमें गौर करना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स, people with cancer, people with diabetes, people with blood pressure, people who have lung problem, किसी भी प्रकार का लंग प्रॉब्लम, तो ऐसे लोग बहुत एट रिस्क हैं। इनमें छोटे से भी अगर सिम्टम्स हो या कोई हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट या एक्सपोजर हो, तो मेरे मुताबिक इनका तुरंत नोडल ऑफिसर को आप रेफ़र कीजिए, और आई एम श्योर वहाँ के नोडल ऑफिसर्स तुरंत इनका टेस्टिंग करेंगे, और बिफोर कंडीशंस वर्सन इन्हें एक अच्छी फैसिलिटी में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर, और ऐसी फैसिलिटी में जो मेन सपोर्ट इन लोगों को लगेगा, इट विल बी रिलेटेड टू ऑक्सीजन सप्लाई, सेकेंडली वुड बी अबाउट वेंटिलेशन, क्योंकि ये वायरस जाकर लंग में डैमेज करता है। तो जब तक ये नेचुरल प्रोसेस से शरीर से बाहर ना निकले, हमें ऑक्सीजन से सपोर्ट करना पड़ता है, और वेंटिलेशन से जो लंग का नॉर्मल काम होता है हम वेंटिलेटर द्वारा करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, अस्पतालों को हमें इन सब कामों के लिए करना चाहिए, और बाकी जो 80% लोग हैं इनको अस्पताल के बाहर केयर करना चाहिए। और इसके लिए हेल्थ केयर वर्कर्स ने हमें एक वॉलंटियर सेना की ज़रूरत है, और यूथ की आवाज़ के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा यूथ को कि यू आर यंग एंड हेल्दी। शायद हमें कोविड या कोरोना सेना बनाने की ज़रूरत है, और ये बहुत जल्द बड़े पैमाने पर हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कीप फैमिली सेफ? सबसे पहली बात है, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है हमारे सामने। दूसरा चीज़ हमें ये कहना है कि इट ऑल बिगिंस विथ मी। दैट मीन्स मेरा बिहेवियर अगर चेंज होगा तो मेरे पास वाले का बिहेवियर होगा। अगर मेरा सोच और मेरी सोच क्लियर होगी तो मेरे साथ वालों की सोच क्लियर होगी।
तो सबसे पहली बात एक एक्सेप्ट करिए, एक फैमिली छोटा सा गेट टुगेदर करिए कि यार ये प्रॉब्लम है सीरियस, एक हफ्ते पहले हमें नहीं लग रहा था पर अभी है, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टू कीप आवरसेल्फ सेफ। इसमें भी आपको वही करना है, रिस्क कैटेगराइजेशन करिए आपके फैमिली में किसका क्या रिस्क है। और 3-4 बहुत अहम चीज़ें हैं जो कॉमन है। सबसे पहले अगर एट रिस्क पॉपुलेशन है तो उनको आइसोलेट करिए, उनको सेफ रखिए। सेकेंडली हैंड हाइजीन, आपने देखा तमाम वीडियोस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, मेंटेन सेफ डिस्टेंस। अगर हम ये 3-4 चीज़ें करेंगे शिद्दत से तो मुझे पूरा यकीन है कि यू विल रिड्यूस one-on-one ट्रांसमिशन एटलीस्ट विद इन योर फैमिलीज। और ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई दोस्त हैं जिनके बच्चे अमेरिका से, लंदन से लौटे हैं इस वक्त, और वो बच्चों से मिल रहे हैं करीब 3 महीने 6 महीने के बाद। बहुत नेचुरल रिएक्शन होगा कि यू वुड वांट टू मीट योर चाइल्ड विथ लव अफेक्शन, एंड देन द चाइल्ड इज लुकिंग हेल्दी, तो अब इसको आइसोलेट करने की क्या ज़रूरत। फिर यंग बच्चे हैं, हम एक रूम में बैठकर क्या करेंगे, आई एम नॉट अलाउड टू गो हियर, आई एम नॉट। बट इस समय हमें धैर्य, संयम और संकल्प, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सेप्ट। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे देन विल स्टार्ट एक्टिंग। आखिरी सवाल इज रिलेटेड टू क्या एस्थमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। मेरे हिसाब से ये सवाल थोड़ा गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि क्या एस्थमेटिक्स में कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज़्यादा है। तो आपके सवाल का पहला जवाब ये है कि एस्थमेटिक्स में ज़्यादा या कम कंटेजियस नहीं होता ये, लेकिन एस्थमेटिक्स में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। एस्थमेटिक्स से क्यों? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लंग्स की प्रॉब्लम हो, जैसे एस्थमा, COPD से हम स्मोकर्स डिसीज कहते हैं, या लंग्स से रिलेटेड और कोई कंडीशन, अगर उनके ऑलरेडी लंग्स किसी वजह से ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, अगर उन्हें कोविड इन्फेक्शन होगा तो उनमें लंग्स के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस हैं। तो चलिए, मैंने आपके सारे तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई फर्दर डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं drmahajosh@gmail.com पर। नमस्कार।